हेलो दोस्तों, संदीप सोनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आगे है जो हमारा साइकोलॉजी का पार्ट, वो है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ कौन कौन सी हैं। मेनली हमारी 3 या 4 विधि होती हैं, हम उसको मेन है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, पेपर में आए तो आप इन सब विधियों को अलग अलग पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं। एक्चुअल में होता है क्या एग्जाम्स में कि जितना बड़ा मैं मतलब मेनली जो जेबीटी या बीएड के एग्जाम्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो एग्जाम्स होते हैं, ये एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं, आप जितना बड़ा करोगे ना, क्वेश्चंस को जितना बड़ा लिखोगे उतना बड़ा ठीक रहेगा। लेकिन आपको, अगर आप प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हो, यानी एच टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हो, यानी ठीक है टेट कंपटीशन की, तो आपको सभी जो बातें हैं गहराई से पता होनी चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ कौन कौन सी हैं इसको पढ़ लेते हैं। निरीक्षण विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, विवरणात्मक विधि है। इन विधियों को कई बुक्स में अलग अलग रूप से भी दिखाया गया है। तो निरीक्षण विधि में कौन कौन सी आती है? अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के बारे में अगर हमें जानना है, पढ़ना है, सोचना है, समझना, उसके बारे में हमें अंदर से भी सोचना है, उसके बाहर से भी क्या प्रदर्शन वो कर रहा है, अंदर से भी, और वो मतलब मन से क्या सोचता है, क्या वो चाहता है। प्रयोगात्मक विधि, बहुत सारे प्रयोग करते हैं बच्चों के ऊपर, कौन कौन से प्रयोग उसके ऊपर खरे उतरते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं प्रयोगात्मक विधि के अंदर। विवरणात्मक विधि का मतलब होता है किसी के बारे में डिटेल स्टडी करना। डिटेल स्टडी में उसका क्या क्या हो जाएगा, उसका जीवन इतिहास विधि हो जाएगी, ठीक है, उसके विकासात्मक विधि हो जाएगी, तुलनात्मक विधि, किसी दूसरे के साथ तुलना करके उसके मतलब बच्चे के विवरणात्मक बारे में जानकारी ली जाती है। निदानिक विधि, निदानिक विधि में क्या होता है, हम किसी बच्चों का जो निदान करते हैं, मतलब कोई समस्या पकड़ ली, उस समस्या का हम क्या करते हैं, उसका निदान करते हैं। ठीक है, ये भी विवरण विधि में आती है। आगे है हमारी लास्ट है जो सर्वेक्षण विधि है। भाई सर्वेक्षण में पूरा सर्वे हो गया, जैसे जनसंख्या वाले आते हैं हमारे घर में, हर 10 साल बाद क्या होती है, एक जनसंख्या होती है कि देश की जनसंख्या कितनी बढ़ी है। तो इसके बारे में भी कहता है हर बच्चे का भी सर्वेक्षण हमें कर लेना चाहिए। आगे फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वातावरण और वंशानुक्रम के बारे में। एक बच्चे के वातावरण और वंशानुक्रम को, ठीक है, उसके वंश को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे को हम सही तरह से, सही रूप से शिक्षा दे सके। तो क्या कहता है इसमें, पहले हम पढ़ लेते हैं। डगलस और हॉलैंड के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मुझे लगी, ठीक है, इसके बारे में हम क्या पढ़ लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। कहते हैं वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाहरी शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि तथा परिपक्वता को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही कहा हमने। कहता जो एक सीधी सी बात है फ्रेंड्स, हमने पहले ही बात कर ली, जो वातावरण होता है, वातावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं बच्चे का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है, उसके वातावरण का। सामाजिक वातावरण कैसा है, उसका पारिवारिक वातावरण कैसा है, उसके आसपास का माहौल वो कैसा है, ये सब सारी बातें उसके जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती है। तो वातावरण शब्द का प्रयोग उन सभी भारी शक्तियों के लिए प्रभावों से दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित किया जाता है जो एक जीवित प्राणी हो। जीवित प्राणी यहाँ पे हम ज़्यादातर बच्चों को लेकर, क्योंकि हम ज़्यादा जीबीटी और मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सीधी सी बात क्या है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जीवित प्राणी, प्राणी का मतलब यहाँ पे हम बच्चों को लेकर चलेंगे। जो बच्चों के जीवन, स्वभाव और व्यवहार, बुद्धि, परिपक्वता को सभी को वो क्या करती है, प्रभावित करती है। हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे वातावरण के अनुसार ही होता है। हर एक माहौल के अनुसार बच्चे अलग अलग जीवन में पैदा होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे जो होते हैं वो जन्म से ही मेहनती होते हैं, क्योंकि उनको पहाड़ों पे चलना, उतरना, सामान को लाना, ढोना, ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं उनको करनी पड़ती हैं। अब वातावरण भी 2 प्रकार का होता है, सीधी सी बात है, एक बाहर का वातावरण और एक अंदर का वातावरण। तो वातावरण के प्रकार उन्होंने लिख दिए, 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण। और बच्चों अब हम क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में। क्या कहते हैं, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे के का कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसा वंश होता है और वैसा वातावरण होता है, वैसे बच्चों का जो आगे आने वाला फ्यूचर यानी भविष्य होता है। व्यक्ति जो भी सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है, वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। ये बात तो आपको लिखनी ही लिखनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा बात, ये आप लिख लेना पॉज करके वीडियो भी। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए अक्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। भाई वंशानुक्रम से हमें क्या मिल गई, किसी भी कार्य को करने की क्षमता मिल गई, ठीक है, अक्षमता तो मिल जाती है, लेकिन उसको विकसित, उसको मूल रूप देने का जो अधिकार है वो हमें कौन देता है, वो हमें वातावरण देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बात है।
अब एक बच्चे का जो वातावरण होता है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। कहते हैं माँ के गर्भ में ही जो बच्चा होता है, बालक का हाथ जो जो कुछ भी प्रदान करता है वो आंतरिक वातावरण के द्वारा ही सहयोग से, क्योंकि बच्चा बाहर तो होता नहीं, वो कहता है पेट के अंदर ही होता है 9 महीने तक। तो 9 महीने तक वह करता है पेट के अंदर रह के जो प्लेसेंटा ट्यूब होती है उसके थ्रू वो खाना खाता है, बढ़ता रहता है। जबकि जन्म के पश्चात जैसे वो जन्म लेकर बाहर आता है तो उसे मिलने वाली सारी भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सुख सुविधाओं, विषमता परिस्थितियों को बाहरी वातावरण के द्वारा नाम, मतलब उसको बाहरी वातावरण का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक बात कही है इस पॉइंट्स के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर का टाइम पीरियड होता है वो आंतरिक वातावरण होता है। माँ के गर्भ के बाहर जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके ऊपर सभी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की सुविधाओं का प्रभाव पड़ता है। इसको कहते हैं हमने बाहरी वातावरण। बालक के विकास में उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का संयुक्त परिणाम रहता है। ये बिल्कुल बात हमने पहले पढ़ लिया। बालक के जो विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का क्या था, आपस में संयुक्त परिणाम रहता है। अगला पॉइंट फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहता है वंशानुक्रम तथा वातावरण के संयुक्त रूप से, इनकी जो संयुक्त रूप से जो तुलना है वो किसके साथ करी गई है, भूमि और बीज के साथ की जा सकती है। देखो दोनों में मतलब चोली और दामन का साथ है। दोनों में अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता। दोनों जितने ही अच्छे होंगे, पौधा यानी बच्चा उतना ही अच्छा मतलब जन्म लेकर उसका उतना ही विकास अच्छा होगा। तो दोनों का जो मतलब एक तरह से कॉम्बिनेशन बिठाया गया, तुलना करी गई है किसके साथ, भूमि और बीज के साथ। जहाँ वंशानुक्रम आधार यानी बेस का निर्माण करता है, वही वातावरण, वंशानुक्रम ने एक बेस बना दिया, मकान की जो नींव होती है वो तैयार कर दी, लेकिन वही वातावरण क्या करता है, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी आगे जब हमारा आएगा, व्यक्तित्व विकास की अधिक से अधिक ऊंचाइयों को छू सके इस प्रकार के अवसर पैदा करता है। भाई सीधी सी बात है, वंशानुक्रम के थ्रू हमने जन्म ले लिया, अच्छी बात है। अब हमने नाम कैसे कमाना है, हमने अब एक आने वाले भविष्य में टीचर कैसे बनना है, ये सब बातें हमारे किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे वातावरण के ऊपर डिपेंड करते हैं। और हमारा वातावरण दो प्रकार का है, आंतरिक वातावरण, बाहरी वातावरण। बेशक से आपका बाहरी वातावरण पढ़ाई वाला ना हो बच्चों, फ्रेंड्स याद रखो इस बात को, लेकिन आपका अंदर का, मन का, दिमाग का, आत्मा का, मन का जो वातावरण है ना, जो सोच है ना, वो आपकी हमेशा एक ही रहनी चाहिए भी मुझे तो पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, ठीक है, सबके ऊपर मतलब जब कुछ कर जाओगे ना तो एक अलग सा आपका नाम, एक छवि निखर के आएगी। तो फ्रेंड्स मैं बार बार कहता हूँ, बहुत बार समझाता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जारी रखिए। एक ना एक दिन भगवान आपकी पक्का सुनेगा। भगवान तो मतलब कहते हैं ना बाद में सुनेगा, पहले आपको अपनी सुननी है। आपको आज जो मैंने टॉपिक्स कराया, जो आपने घर बैठ के आप करोगे उसको डिटेल में करो, बार बार देखो, पढ़ो, लिखो, समझो। एक दिन वो जो बीज आपने बोया है ना वो पक्का पौधा बन के निखरेगा, और जब पौधा बन जाएगा तो आने वाले टाइम में वो पेड़ भी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।